हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। एंड वक्त है, बहुत एंड वक्त है, एग्जामिनेशन आप लोगों के सर पर ही है। तो करीब करीब आप सब लोगों ने, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोगों ने एग्जामिनेशन की तैयारी कर ली होगी। कुछ बच्चों की तैयारी अभी भी चल रही होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सभी बच्चों की तैयारी हो चुकी होगी। इस तैयारी को एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करना ये एक चैलेंज होता है। एग्जाम में किस तरह से हम हमारे आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसा है हमारा, उसके हिसाब से हमें जो है मार्किंग मिलती है एग्जाम के अंदर। बोर्ड एग्जाम हो, चाहे एमपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई एग्जाम्स की बात करें, इसमें बच्चे का कॉपी में आंसर रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इसके ऊपर काफी सारी चीजें निर्भर करती है। कोई बच्चा है अगर इस वीडियो को देख रहा है, उसकी 60% की तैयारी हुई है, तो इस वीडियो के देखने के बाद 5 से 10% बढ़ाकर वो बच्चा ला सकता है इन टिप्स को अगर वो फॉलो कर ले। तो किसी बच्चे की तैयारी 70% हुई है, तो किस तरह से 75 to 80% वो सिक्योर कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह से फॉलो करता है वो इन टिप्स को। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की है, लेकिन अगर ये टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूं और जो गलतियां बच्चे करते हैं, इन गलतियों को अगर वो छोड़ देगा इस वीडियो के देखने के बाद में, तो उसके बहुत अच्छे परसेंटेज बन सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा प्यारे बच्चों कि एग्जामिनेशन में जो हमारी कॉपीज हैं, वो कॉपीज जब एग्जाम हो जाता है हमारा, वो कलेक्ट होकर एक जगह जमा होती है और फिर उसके बाद जो है अलग अलग सेंटर्स में जाकर वो कॉपीज जो है चेक होती है। चेक करने का टारगेट इंसानों को ही दिया जाता है, मशीनों को नहीं दिया जाता है। अभी वो वक्त नहीं आया कि मशीनों को इसका टारगेट दिया जाए। तो हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी जिसमें हम लिखते हैं, वो जो है इंसानों को ही दी जाती है। तो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, इसे मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं बच्चों, इसके मेंशन करने के पीछे का रीजन ये है कि हम मेंटली इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि हमारा प्रेजेंटेशन हमें उन्हीं इंसानों में से किसी को दिखाना है जो हमारे आसपास हम जैसे आम इंसान है। ठीक है, जाहिर सी बात है टीचर है, लेकिन वो आम इंसान ही है। तो हम इस तरह से आंसर प्रेजेंट करें कि एक आम इंसान को वो चीज समझ में आ जाए। इस तरह से अगर आंसर का प्रेजेंटेशन हमारे दिमाग के अंदर रहेगा, तो हम बहुत ही खूबसूरती के साथ में सिंपल सोबर तरीके से एग्जामिनेशन देकर के आएंगे और फुल मार्क्स हमें मिलेंगे। कहीं पर भी मार्क्स कटने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। ये वाली पहली टिप हो गई आपकी। दूसरा ये है कि आप लोग जो हैं, पहले तो अपने दिमाग में ये बिठाकर चलिए कि हमें पूरे के पूरे 3 घंटे क्या करना है बच्चों, यूटिलाइज करना है। बहुत से बच्चे होते हैं कि 2 घंटे में पेपर हो गया या 2.5 घंटे में पेपर हो गया या 2 घंटे से पहले पेपर हो गया, इंतजार करते हैं 2 घंटे का, ताकि हमें जो है जैसे ही बेल बजे वैसे ही हम जो है निकल जाए यहाँ से, क्योंकि हमारा काम तो हो चुका है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है एक स्टूडेंट की जो बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा है। आपके पास 3 घंटे हैं, आपको 3 घंटे दिए गए हैं, आपको 3 घंटे पूरे यूटिलाइज करना है। उसका फायदा क्या होगा, उसका बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार आप लोगों को फायदा मिलेगा। आगे मैं बताऊंगा कि 3 घंटे यूटिलाइज करने से, एक भी मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाने से ना जाने से हमें क्या फायदा होगा, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर जो है बताऊंगा। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में अपने को ये रखना है, जब भी हम क्वेश्चन पेपर अटेंड कर रहे हैं उस टाइम पे, कि मैं जो भी आंसर लिख रहा हूं, वो आंसर जो है मैं ऐसे बच्चे को एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मेरे से जूनियर है, यानी मुझसे छोटी क्लास में है। और अगर ये एज्यूम कर लें कि वो जो बच्चा है वो किड है, किड यानी किड समझते ना, पहली दूसरी तीसरी क्लास में होगा वो, ठीक है, तो उसको मैं ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हम कोई चीज, जब हमें कोई चीज एक्सप्लेन करनी रहती है जो हमें आती है, हम किसी हमारे से छोटे बच्चे को कर रहे होते हैं, तो कितनी खूबसूरती से करते हैं ताकि उसे एक एक चीज समझ में आए, एक एक चीज का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन वहीं कहीं हमारे सीनियर को वो चीज एक्सप्लेन करनी होती है, तो थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, गलतियां भी हो जाती है, सारी चीजें होती है और कुछ चीजें, आधे से ज्यादा चीजें हमसे छूट जाती है। तो अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे आंसर रिप्रेजेंटेशन, मुझे आंसर इस तरह से एक्सप्लेन करना है कोई सा कि मैं एक छोटे बच्चे को समझा रहा हूं, तो गलती करने के चांसेस कम रहेंगे और क्रिएटिविटी आपकी असली वाली बाहर आएगी, जिसके बेसिस पर आप खूबसूरत आंसर उस कॉपी के अंदर लिख पाएंगे और जिसकी वजह से आपको जो है खूबसूरत और बहुत ही, मतलब ये समझ लीजिए फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिखने में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है मिलेंगे। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बच्चों, वो टिप ये है कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार
इत्मीनान के साथ में पढ़ लें, 2 से 3 बार इत्मीनान के साथ पढ़ लें और उसमें हमें हमसे क्या क्या इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो इंफॉर्मेशन दिमाग में रख लें, उसी के हिसाब से हमें आंसर देना है। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है उसमें 2 इन्फॉर्मेशन पूछी होती है, हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और पहली इन्फॉर्मेशन का आंसर तो बहुत खूबसूरत ढंग से देकर आते हैं, लेकिन बाद में मान लो किसी भी चीज़ की एसआई यूनिट पूछ ली उन्होंने, या किसी चीज़ का डिसएडवांटेज पूछ लिया या एडवांटेज पूछ लिया, हमने उसकी डेफिनेशन तो लिख ली, एसआई यूनिट नहीं लिखी, एडवांटेज नहीं लिखा, या डिसएडवांटेज पूछा था वो नहीं लिखा, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन नहीं लिखी, उसके यूजेस नहीं लिखे, तो हम तो ये सोचेंगे कि हमने 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड किया है, पूरे 4 मिलना चाहिए, जबकि एडवांटेज डिसएडवांटेज या एसआई यूनिट का उसके अंदर 1 या 2 मार्क्स थे, वो आपको नहीं मिलेंगे, आप उससे वंचित रह जाएंगे। ठीक है, आप उससे क्या रह जाएंगे बच्चों, वंचित रह जाएंगे। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, एक से ज्यादा अगर चीजें पूछी है तो साइड में आप लिख लीजिए, सबसे पहले मुझे इसका आंसर देना है, डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके जो है एडवांटेज बताने हैं, उसके डिसएडवांटेज बताने हैं, या फिर उसके यूजेस बताने हैं, या फिर उसकी एप्लीकेशंस बतानी है, या उसकी एसआई यूनिट लिखनी है, या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, कुछ भी हमसे पूछा जाएगा, हम पूरा मुकम्मल जो है जवाब उसको दे करके आएंगे। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, वो टिप ये है कि आप लोग जो आंसर लिख रहे हैं उस वक्त उसी आंसर के बारे में हमारे दिमाग में चलना चाहिए। ये साइंटिफिकली आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एक क्रिएटिव, एक अच्छा और एक फुल मार्क्स लाने वाला आंसर लिखने में। किस तरह से हेल्प करेगा कि अगर हमारे दिमाग में उसी के बारे में चलेगा तो हमारा जो दिमाग होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं बच्चों, तो उस चीज़ के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता लगती है जो हमने सुनी तो होती लेकिन उस वक्त याद नहीं आती है, लेकिन जब उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो याद आने लग जाती है। ठीक है, ये जो है नेक्स्ट वाली टिप है, जो आंसर लिख रहे हैं उसी के बारे में सोचना है, पीछे जो आंसर छोड़कर आ गए हम, या हमने जो लिखा उसमें कुछ कमी तो नहीं हो गई होगी, आगे कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुछ भी नहीं सोचना है हमें। ठीक है, ये वाली बात अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टिप जो कि मैं आप लोगों को देने वाला हूं, वो ये है कि क्वेश्चन नंबर जो होते हैं उन्हें हमें उन्हें हमें मेंशन करना है, उन्हें हमें मेंशन करना है सही से। क्वेश्चन नंबर को मेंशन करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आंसर लिख रहे हैं 15th क्वेश्चन का और 15th के और वाले का लिख रहे हैं, तो आंसर नंबर 15 अपन डालेंगे और ब्रैकेट में और लिखेंगे, पूरा मेंशन करेंगे कि पूरा 100% हमें भी कंफर्म हो जाए कि हमने सामने वाले को बता दिया कि मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, और सामने वाला भी कंफ्यूज ना हो कि ये वाला आंसर इसने लिखा है या नहीं लिखा है। अगर नंबरिंग में गलती होती है तो कोई भी चांस नहीं है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मान लो हमने 16th का आंसर देना है, हमने उसमें 15 लिख दिया, तो चांस ही नहीं है कि आपको मार्क्स दिए जाएं, क्योंकि आपने 16th क्वेश्चन डाला है और आप 15th का आंसर लिख रहे हैं, या 15th क्वेश्चन डाला है और 16th का आंसर लिख रहे हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन उस वक्त भी जब हम जो है एक पर्टिकुलर 12th क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कर रहे होते हैं और 12th का और कर रहे होते हैं और हमने मेंशन नहीं किया होता है और है कि नहीं है, उस टाइम पे भी रिस्क है कि सामने वाला आपके मार्क्स काट सकता है, क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया है कि इसके और वाला आंसर मैं अटेंड कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टिप ये है बच्चों कि आप लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स अटेंड करना है। मैंने कई बार देखा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चले जाते हैं, लॉन्ग आंसर पे चले जाते हैं, ये सारी चीज़ों करने लग जाते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव अटेंड करना है। ये भी एक साइंटिफिकली आप लोगों के भले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ये कैसे है, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे होते हैं, जब हमारा जो दिमाग है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है आसपास का, या हमारा जो जहन है, वो एग्जामिनेशन के माहौल से एक तरह से हम कह सकते हैं उसके अंदर नहीं आया हुआ होता है। हम बाहर से आते हैं, दोस्तों से बात करते हुए आ रहे होते हैं। धीरे धीरे जब ऑब्जेक्टिव अटेंड करते हैं तो फिर हमारा दिमाग उधर जो है धीरे धीरे उस चीज़ के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगता है। तो ऑब्जेक्टिव जब अटेंड करोगे आप, तो ऑब्जेक्टिव की खासियत ये होती है कि एक वर्ड लिखना है, एक वर्ड का आपको 1 मार्क मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव्स तो अभी इतने ज्यादा कर दिए हैं, अगर 70 मार्क्स का पेपर आप अटेंड कर रहे हो तो 28 ऑब्जेक्टिव्स हैं। उस 28 में से हार्डली आपको कितना टाइम लगेगा पता है? वो 28 ऑब्जेक्टिव्स करने में हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। मान लिया जाए चलो 20 मिनट लगे, उन 28 ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड करने में आपको 20 मिनट लगे। ठीक है, वैसे 15 से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मान लिया आपने कि जो है 20 मिनट आपको 28 ऑब्जेक्टिव्स अटेंड करने में लगे, और कंफर्म आपके जो है 20 से 22 ऑब्जेक्टिव करेक्ट है, तो आप एक तरह से मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे कि मेरे 20 से 22 जो मार्क्स हैं वो सिक्योर हो चुके हैं अब। और उसके बाद आपका दिमाग भी जो है उस माहौल से ढल चुका होगा,
तो क्या होगा, आगे के आंसर्स देने में आप लोगों को आसानी होगी। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, लॉन्ग आंसर पर जंप करते हैं। लॉन्ग आंसर कैसे होते हैं, लॉन्ग आंसर जो है इस तरह से होते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट रहते हैं और उसमें से कई आते हैं बच्चे, तो लॉन्ग आंसर उन्हें आते हैं बच्चों को, तो लॉन्ग आंसर्स को अटेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप एक चीज को समझिए, ये एमपी बोर्ड के ऑफिशियल बात बता रहा हूं मैं आपको, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, कि जब आप ऑब्जेक्टिव अटेंड करते हैं जो कि 1 मार्क्स का होता है, कितने वर्ड लिखने पड़ते हैं, 1 वर्ड। 1 वर्ड के अंदर आपको 1 मार्क मिल गया। यहां पर बहुत ध्यान से समझना, आप जब वेरी शॉर्ट अटेंड कर रहे होते हैं जो कि 2 मार्क्स का है, तो एमपी बोर्ड कहता है कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन 30 शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। कितना फर्क आ गया यहां पर, कभी कभार ये 1 वर्ड या कभी 1 लाइन भी होता है ना, कभी कभार ये जो है 6, 7, 8, 10 वर्ड भी होते हैं, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 30 वर्ड का आंसर हमें लिखना है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप फुल थ्योरी वाला आंसर लिख रहे हैं या फिर उसके अंदर डेरिवेशन भी है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली 30 शब्दों के अंदर लिखना है। उस हिसाब से जो लॉन्ग आंसर है, ठीक है, लॉन्ग आंसर है जो कि 4 मार्क्स का आने वाला है, इसके हिसाब से बताओ मुझे कि वो कितने वर्ड में लिखना मतलब होना चाहिए, कितने वर्ड का होना चाहिए, 60 वर्ड का होना चाहिए। क्या एमपी बोर्ड ये बोलता है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप 60 वर्ड में अटेम्प्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 4 मार्क्स पे आने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि 3 मार्क्स के हैं, जाहिर सी बात है, एमपी बोर्ड कहता है कि 75 वर्ड के अंदर उसको लिखना है। मार्क कितना बढ़ा, 1, वर्ड्स कितने बढ़ गए, डबल से भी ज्यादा। ठीक है, 1.5 गुना जो है नंबर ऑफ वर्ड लिमिट बढ़ चुकी है इसके अंदर। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर आपसे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन एमपी बोर्ड बोलता है कि आपको 120 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ठीक है, तो जब जितना बड़ा क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे होंगे उतना ज्यादा वर्ड्स लिखना पड़ते हैं। ये हार्डली जो है 4 से 5 लाइंस के अंदर आ जाता है, जैसी आपकी राइटिंग है उसके हिसाब से, और किसी किसी के 3 लाइन में भी आ जाता है। ठीक है, ये हार्डली जो है ये 4-5 लाइन, तो ये समझ लीजिए आप कि ये जो है 8 से 12 लाइंस के अंदर आएगा, कैसी राइटिंग है आपकी उसके हिसाब से। और इसको अगर अपन देखें तो करीब करीब 10 से लेकर, तो आप जो है मान के चलिए 15, 20, 18 लाइंस के अंदर आएगा, यानी कि 1 पेज करीब करीब हो जाता है, ये 1 पेज। ठीक है, आप 4 मार्क्स के लिए 1 पेज का आंसर लिखेंगे, लिख रहे होंगे, जाहिर सी बात है आपको आएगा, आता होगा तो वो 1 पेज बहुत जल्दी भर जाएगा। लेकिन वहीं आप 2 मार्क का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो आपको 3 से 5 लाइन के अंदर आपका हो जाएगा कि आपकी राइटिंग कैसी है उसके हिसाब से। तो वैल्यू फॉर मनी वाली बात आती है ना, आजकल अपन बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी, यानी कि कम पैसों में या कम खपत में ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। वो नो डाउट, वो तो सबसे ज्यादा तो अपने को यहां पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव के अंदर। 1 शब्द लिखा, 1 मार्क मिल गया अगर वो सही है तो। फिर उसके बाद वैल्यू फॉर मनी जिसको कहते हैं अपन, वो अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 30 शब्द लिखे, 3 लाइन लिखी, 4 लाइन लिखी या 5 लाइन लिखी, 2 मार्क अपने कंफर्म हो गए अगर उसको मुकम्मल तरीके से, अच्छे तरीके से आंसर दिया है तो। लेकिन वहीं लॉन्ग आंसर में अपने को लिखना पड़ेंगे पूरा जो है 1 पेज करीब करीब, कई बार 1.5 पेज हो जाता, कई बार 2 पेज हो जाते हैं वो। ठीक है, मिल रहे हैं 4 मार्क्स। तो इसीलिए मेरा कहना यह है, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप शुरू से इस तरह से दे रहे हैं तो उसको चेंज मत करना, बाकी मेरा ऐसा कहना है पर्सनली कि ऑब्जेक्टिव पहले अटेंड करेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे, उसके बाद अटेंड करेंगे। ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप अटेंड कर चुके होंगे तो आपके करीब करीब 70 में से, अगर मैं एक एवरेज बच्चे की भी बात करूं तो करीब करीब 70 में से ऑब्जेक्टिव 28 मार्क्स के और 20 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, तो 48 में से अगर कोई एक एवरेज बच्चा भी है तो 30 मार्क्स ये क्या कर लेगा, सिक्योर कर लेगा, 30 से 35 मार्क्स। जब आपके 30 से 35 मार्क्स सिक्योर हो चुके होंगे पहले 1 घंटे के अंदर, कितने में, पहले 1 घंटे के अंदर 30 से 35 मार्क्स सिक्योर हो चुके होंगे, फिर आपके पास में जो है 2 घंटे पूरे बचेंगे और आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बचेंगे, बहुत कम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आपके पास 10 बचेंगे। ठीक है, इन दोनों शॉर्ट आंसर और लॉन्ग को मिलाकर करीब करीब 10 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं, 10 भी नहीं होते मेरे हिसाब से, 8 होते हैं। ठीक है, तो आपके पास में जो है इतना टाइम रहेगा 2 घंटे, और आप आधे से ज्यादा पेपर कर चुके होंगे और आपके पास में जो है कुछ 8 से 10 क्वेश्चन बचे हुए होंगे, वो आप अगले 1.5 घंटे का टारगेट बनाएंगे। 2.5 घंटे में आपका पूरा पेपर हो जाना चाहिए, इस हिसाब से स्ट्रेटेजिक वाइज आपको चलना है,
स्ट्रेटेजी बनाकर, सॉरी। 2.5 घंटे के बाद पेपर करके सर क्या करेंगे हम, उसके बाद में हम चेक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बच्चों, आंसर को चेक करेंगे। आंसर के चेक करने से फायदा क्या होता है, जब आपने पूरा पेपर अटेंड कर लिया, उसके बाद आप पहली बार कॉपी चेक कर रहे हैं, खुद की कॉपी चेक कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए मेरी बात का, आपके 2 से 3 मार्क्स बढ़ेंगे उस चेक करने में। बढ़ेंगे कैसे, कट सकते थे, कुछ गलती आपने की होगी, वो गलती चेक हो जाएगी, उसको आप करेंगे। अरे हम इतने टाइम से लिख रहे हैं, हम हमारी बात करें अगर हम, तो हम काफ़ी टाइम से टाइपिंग वर्क भी करते हैं, हमारे नोट्स खुद के लिखते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं, टाइपिंग वर्क करते हैं या फिर कोई भी ग्राफिक वर्क करते हैं, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह जो है वो भी मैं ही संभालता हूँ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन की, तो जब मैं इतना बारीकी के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब हम उसको दोबारा चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है, कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वर्ड लिख दिया होता है वहां पर जो नहीं लिखा होना चाहिए, उसको फिर इंप्रूव करते हैं हम। दूसरी बार चेक करते हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ और इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तीसरी बार करते हैं और इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इस तरह से होता है। तो आपके साथ भी आपने पूरी कॉपी भरी है 20 पेज की, 25 पेज या 15 पेज आपने पूरी कॉपी भरी है, कैसे चांस हो सकता है कि आपने एक ही बार में विदाउट गलती किए वो कॉपी भर दी हो। 100% गलती होगी उसके अंदर, वो गलती एग्जामिनर मतलब उसको कट लगा के मार्क्स काटे, उससे अच्छा ये है कि हम उसको चेक करेंगे। पहली बार जब आप कॉपी चेक करेंगे आपको 10 मिनट लगेंगे, उस 10 मिनट में आपके 3 से 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ेंगे बच्चों, 3 से 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद दोबारा कॉपी चेक करेंगे आप बिल्कुल ध्यान से, तो फिर आपके कुछ ना कुछ मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसे करके 3 बार आपको पूरी मुकम्मल कॉपी चेक करना है। 3 बार में आपके 6 से 7 मार्क्स और बढ़ने वाले हैं उसके अंदर। 6 से 7 मार्क्स क्या होने वाला है बच्चों, बढ़ने वाले हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 10 मार्क्स आपके बढ़ जाएं। ऐसा होगा, ऐसा होता है, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है इंसान से, जब हम उससे दोबारा चेक करते हैं तो फिर वो मिस्टेक पकड़ में आती है, हम खुद पकड़ लेते हैं उसको। एग्जामिनर तो क्या पकड़ेगा, हम खुद पकड़ लेते हैं वो मिस्टेक को। तो ये कुछ टिप्स हैं, और भी कुछ टिप्स मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाई थी, तो मैं देखकर यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि आपको किस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर अटेंड करना चाहिए। कुछ अगर टिप्स छूट गई हो तो यस, क्वेश्चन नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि उसको मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे 3 घंटे यूटिलाइज करना है, वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। और 100% क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना है, ये वाली बात आप जहन में बिठा के चलिए और ये वादा कर लीजिए कमेंट के अंदर कि 100% ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, वो चाहे हमें आता हो या नहीं आता हो। कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको आखिरी के लिए ज़रूर छोड़ना है हमें, ठीक है। जो नंबर हम डालते जा रहे हैं, मान लो हमने जो है 6th क्वेश्चन करा, 7th करा, 8th नहीं आया, 8th छोड़ दिया, उसकी जगह नहीं छोड़ी, डायरेक्ट अपनों ने 9th डाल दिया, 8th को बाद में जरूर अटेंड करना है हमें, ठीक है। अब उस 8th क्वेश्चन को बिल्कुल गौर से 2 से 3 बार पढ़ना आप लास्ट में, आखिरी की बात है ये। जब आपका पेपर हो जाए उसको जब पढ़ेंगे तो कोई ना कोई एक क्लू मिलेगा आपको। आपने पूरे साल पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो जहन में आएगा आपके, उससे रिलेटेड जो भी आता होगा उस क्वेश्चन के आंसर में अपने को वो लिख देना है, ठीक है। अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर आपने बहुत घटिया सा भी लिखा होगा लेकिन थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड लिखा होगा, एग्जामिनर को आपको उस 2 में से आधा मार्क्स तो देना ही पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने थोड़ा बहुत भी रिलेटिव लिखा है, उस 3 में से 1 तो देना पड़ेगा। पूरे 3 कटने से अच्छा क्या है, हम उस क्वेश्चन को अटेंड करें। नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है कि गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, इसीलिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन बच्चों अटेंड करना है अपने को, ठीक है। इसका वादा कर लेना, कमेंट में जरूर बताना मुझको। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर कि कॉपी चेक अपने को करना है, और लैंग्वेज सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उसमें फॉर्मेट्स का अपने को खास तौर से ध्यान रखना है। फॉर्मेट्स मतलब लेटर कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, किस साइड पे जो है डेट आना चाहिए, किस साइड पे नाम आना चाहिए, नोटिस में कितने वर्ड्स होते हैं और किस तरह से उसका फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इस बात को याद रखना है अपने को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, चैलेंज के लिए रेडी हो जाइए आप। चैलेंज का मतलब ये है कि आप जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे, कई बार ऐसा होता है कोई पेपर, कभी ऐसा हो जाता है कि कोई पेपर आउट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आएगा। आउट ऑफ द सिलेबस आएगा तो वो तो बोनस में जाता है, खैर उसकी तो बात ही नहीं करें। अटेंड करने के ऊपर उसके बोनस मार्क्स मिलते हैं अपने को, ठीक है, छोड़ने के नहीं मिलते हैं, अटेंड करने के मिलते हैं। लेकिन कोई पेपर ऐसा आ जाता है कभी कभार कि आउट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, बहुत मेहनत से पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आउट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, या घुमाकर उन्होंने क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो उस टाइम पे अपने को धैर्य रखना है, अपने को हड़बड़ाहट नहीं करनी है,
वहां पर आप लोग जो है बिल्कुल डटे रहें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, आपको कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आसपास ही रहेंगे, उसको मिक्स करके दे दिया जाएगा, वहीं अपने को उस हिसाब से आंसर अटेंड करना है। कभी ऐसा हो जाए तो, ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभार किसी के साथ में किसी एक पेपर में कभी कभार ऐसा देखने में आया है हर बोर्ड की हिस्ट्री में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाउट को मेंशन करना जरूर ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अगर वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा तो वहां पर मैं आप लोगों का जो है डाउट क्लियर करूंगा। हमारा ऐप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लीजिए वहां से। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।